तो आप सभी कोई का आज के क्लास में स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून। ये थोड़ा नेटवर्क बारिश के वजह से जो है नेटवर्क जो है कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, तो आज का भी जो क्लास है वो आपका यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा। और आज का क्लास का मेन जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक जो है क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस के बारे में हम लोग बातें करेंगे, है ना। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, वो बारिश के वजह से जो है नेटवर्क का इशू है, लेकिन अब सही हो गया है, तो एक बार आप देख लोगे। लेकिन ये क्लास जो है यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। ये यूजीसी नेट का क्लास चल रहा है, पीजीटी का क्लास चल रहा है ना। और जो भी कंपटीशन एग्जाम है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसके सारे क्लासेस चल रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून नाजिया जी। तो चलिए, ऐसा है, मैं देर ना करते हुए मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं उस चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। पहला कौन सा पार्ट है बताना? क्लबिंग ऑफ इनकम। दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस। देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम इसके बारे में पहले जान ले, क्योंकि ये चैप्टर को मैंने बोला कि दो पार्ट में मैं पढ़ूंगा। तो क्लबिंग ऑफ इनकम कहने का मतलब इनकम ऑफ अदर पर्सन्स, इनकम ऑफ अदर पर्सन्स, दूसरे व्यक्ति का इनकम, इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन दी एसएससी टोटल इनकम। एसएससी के टोटल इनकम में, जो एसएससी का जो टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम, तो जो एसएससी का टोटल इनकम जो होगा उसी इनकम में आप क्या करेंगे बताना? एसएससी टोटल इनकम में आप इसको जोड़ देंगे, है ना। तो अगर ये कार्य आप करते हैं तो इसी को हमने क्या नाम देना बताना? क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब एक लाइन में मैं बताऊं, किसी दूसरे व्यक्ति का इनकम, जैसे मैंने आपको एक बात बताया था, यह व्यक्ति अगर एसएससी है, यह व्यक्ति क्या है बताना? एसएससी है, मतलब ही इज लायबल टू पे टैक्स। तो इसके पास पैसे कहां कहां से आ सकते हैं, तो इसका मैंने 4 हेड बताया था। एक तो सैलरी के हेड से, एक आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड से, पीजीबीपी के हेड से, कैपिटल गेन के हेड से और अदर सोर्सेस के हेड से। ये तो भैया ये इसका खुद का इनकम है। लेकिन मान लेता हूं एक दूसरा व्यक्ति, ये आपका यह व्यक्ति जो है, नाम है इसका शर्मा जी, तो शर्मा जी का इनकम था, किसका इनकम था बताना? इनकम ऑफ शर्मा जी। तो शर्मा जी का जो इनकम है वो इनकम आपका इस एसएससी के इनकम में जाकर के क्या हो गया बताना? क्लब्ड हो गया, जुड़ गया। आई बात समझ में? वो जा करके उसके इनकम में क्या हो गया? क्लब हो गया। तो अब बताना, इसका इनकम जो है, अगर यहां से ये पांचों हेड से इनकम टोटल इसका 50 लाख आता था और इसका इनकम जो है 2 लाख रुपया था जो इसके इनकम में जुड़ गया, तो हमारा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो कितना आ गया? 52 लाख हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया बताना? 52 लाख हो गया। क्लियर है यहां तक? तो ये बातें जो है, ये बातें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आना चाहिए कि हमने यहां पे क्या चीज देखा, है ना। सौरभ जी वेरी गुड आफ्टरनून। आकांक्षा, जागृति, प्रियंका, नाजिया, तृप्ति, सौरभ, आप सभी कोई को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो क्लबिंग इनकम मतलब समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं? तो क्लबिंग इनकम समझोगे 5 अलग अलग हेड में होते हैं।
देखो क्लबिंग का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। क्लबिंग ऑफ इनकम, हमने क्या किया बताना, इनकम का क्लबिंग किया, मतलब अपने इनकम को जोड़ा, दूसरे का इनकम मेरे इनकम में आकर के जुड़ गया, हम ये भी बोल सकते हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में 4 अलग अलग पार्ट में जाने जाएंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा वो हमारा सेक्शन 60 के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से सेक्शन के बारे में बताना, सेक्शन 60 के बारे में, 60 है ना, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम डील करता है यदि कोई इनकम ट्रांसफर हुआ है विदाउट एनी कंसीडरेशन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहां पे ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, बिना एसेट्स के ट्रांसफर किए बगैर हमने क्या कर दिया बताना, हमने बात किया यहां पे बिना एसेट्स ट्रांसफर किए हुए हमने क्या चीज का बात किया, इनकम हमने ट्रांसफर कर दिया। हमने एसेट्स ट्रांसफर नहीं किया था, हमने क्या किया था, मतलब एसेट्स, बिना एसेट्स के ट्रांसफर करे बगैर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर किया, इनकम ट्रांसफर कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इनकम। एग्जाम्पल मैं दूंगा इसके रिगार्डिंग, एग्जाम्पल मैं दूंगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके अलावे 4 नहीं है, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। इसके अलावे क्लबिंग ऑफ इनकम फॉर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स, यह है आपका सेक्शन 61। कौन से सेक्शन का बताना, सेक्शन 61 का। क्लबिंग ऑफ इनकम, हमने क्या दिखाया बताना, क्लबिंग ऑफ इनकम फॉर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, फॉर रिवोकेबल clubbing of income for revocable transfer of assets है ना। नेक्स्ट है, मैं इसमें कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, नहीं तो वो सट जाएगा। सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 ये होता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस। क्या होता है बताना, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, है ना। इसके बाद की अगर हम चर्चा करें तो होगा आपका इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, इनकम from assets transferred to a spouse। हमने क्या किया बताना, इनकम जो है वो ट्रांसफर कर दिया एसेट्स। क्लियर, इसका सेक्शन डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, इसका सेक्शन डिफाइन नहीं किया। ये तो मेजर पार्ट है, इसके अलावे भी कुछ और भी पार्ट होते हैं जिसमें आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में आ जाता है सेक्शन
64(1)(6). सेक्शन 64(1)(6). सेक्शन 64(1)(6) जो है क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ, मतलब अपनी बहू वाली बात है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपका सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 7। 64, ये ना इसको सबसेक्शन 1 लिख लो। उसी तरह यहां पे, हाँ नहीं उसका नहीं, सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 7 है ना, इसके बारे में बात करता है। ये बोलता है क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू पर्सन्स फ्रॉम assets transferred to person, assets transferred to a person for benefit, for the benefits of a spouse, spouse का बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 64 सबसेक्शन 1(8). ये आ जाता है फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड to persons for the benefits of son's wife। और लास्ट है आपका सेक्शन 64 सेक्शन 64(1)(a), सेक्शन 64(1)(a है ना, ये है इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। जो माइनर चाइल्ड होते हैं उसका इनकम है ना। तो ये आपके इतने टोटल पढ़ने, अगर ये पढ़ लो तो क्लबिंग खत्म। इसके अलावे क्लबिंग में और कोई भी बातें नहीं होगी। चलिए, क्लियर है। मैं स्टार्टिंग तो इधर से किया था, लेकिन स्टार्ट में माइनर ही के तरफ से करता हूं। क्लबिंग ऑफ
इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बहुत मजेदार टॉपिक है ये, समझोगे चीजों को। सेक्शन 54, सेक्शन 64 1A के बारे में चर्चा होगा, है ना, 1A के बारे में चर्चा होगा। तो देखो एक बात बता देता हूं, इसमें हमने हेडिंग क्या लिखा? क्लबिंग ऑफ इनकम्स। क्या लिखा हेडिंग बताना? क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। यही लिखा नहीं लिखा बताओ? माइनर, पहले तो समझ लो माइनर चाइल्ड हम किसको बोलते हैं। तो माइनर चाइल्ड बोला जाता है वह व्यक्ति को जो व्यक्ति का एज जो है 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। हु डज नॉट अटेन हिज और हर एज ऑफ 18 ईयर्स। जो 18 साल अटेन नहीं किया है उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बताना? माइनर बोलेंगे। उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? माइनर बोलेंगे। आई बात समझ में यहां तक? अजीमा जी बताइए, कोई दिक्कत है? तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे बताना? माइनर बोलेंगे। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में आया? अब देखो एक बात बता रहा हूं, माइनर को जो इनकम होगा, जो माइनर को इनकम होगा वो किस किस प्रकार से हो सकता है बताना? तो माइनर इनकम, कोई भी माइनर का अगर हम इनकम की बात करें, माइनर चाइल्ड इनकम, तो कैसे कैसे होगा समझ लो। माइनर चाइल्ड इनकम में इस माइनर को, जैसे मान ले तो माइनर का नाम रामू ले लेते हैं। क्या नाम ले लेते हैं बताना? रामू, जिसका एज जो है 15 इयर्स ओल्ड है। यह व्यक्ति कितना बूढ़ा है बताना? 15 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, इस व्यक्ति का इनकम जो है, मतलब रामू का जो इनकम है वो कैसे हो सकता है? कोई मैनुअल काम करेगा तो हो सकता है, एनी मैनुअल वर्क से हो सकता है, हां कि नहीं बताओ? किसी भी प्रकार का, जैसे वो होटल में थाली धो रहा है, सब्जी बेच रहा है, कपड़े दुकान में कपड़ा फोल्ड कर रहा है, जो बच्चा जैसा जो काम, ठीक है ना, गाड़ी में वो खलासी का काम कर रहा है, तो वैसा जो है ये ईटा भट्टा में ईटा ढो रहा है, तो वैसा व्यक्ति जो है वो आपका क्या कर रहा है? वो मैनुअल वर्क में डिपेंड है, हाँ कि नहीं? या फिर उस व्यक्ति को इनकम जो होगा वो अपने स्किल से होगा, अपने टैलेंट से होगा, हाँ कि नहीं? अपने स्किल से होगा, अपने टैलेंट से होगा, या फिर अपने नॉलेज से होगा। स्पेसिफाइड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड ना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अच्छा, उसके कुछ एक्सपीरियंस से होंगे। यही तरीका, मतलब एक लाइन में मैं बता दूं, वो अपना यहां पे वह व्यक्ति, वह जो 15 साल का रामू है, वो अपना शरीर का खाता है, और यहां पे वह व्यक्ति अपना दिमाग का खाता है। मतलब समझे बात को? ये आपका लेबर टाइप का वर्क कर रहा है तो उसको इनकम हो रहा है, और यहां पे इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है तो इनकम हो रहा है। मतलब एनी इंटेलेक्चुअल वर्क, एनी इंटेलेक्चुअल वर्क से इसको इनकम होगा। या फिर मेरे को एक बात बताओ, इस माइनर को किसी भी प्रकार का, जैसे कोई अगर वो कोई बीमारी से ग्रसित है ना, सफर्ड फ्रॉम एनी डिसएबिलिटी, तो उसमें उसको क्या हो रहा है बताना?
कंपनसेशन मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब यहां पे सफरिंग फ्रॉम एनी डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी है ना, तो इसको यहां पे क्या मिला बताना, इसके रूप में कंपनसेशन मिला होगा, मिला होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई बात समझ में, नहीं बात समझ में आया? या तो फिर एनी अदर एक्सेप्ट दिस थ्री, ये तीन को छोड़ करके, दिस थ्री इनकम, ये तीन को छोड़ करके कोई भी एक इनकम, कोई भी इनकम, जैसे वो अपने नानी घर ननिहाल में छुट्टी मनाने के दौरान गया, उसके नानी जी ने आते के दौरान बोला क्या लो 500 रुपया रखो, तुम नाती हो मेरा, तो बताना वो कौन सा इनकम कहलाएगा? क्या वो मैनुअल वर्क कहलाएगा? नहीं। क्या वो आपका स्पेसिफाइड कोई नॉलेज से आया? नहीं। क्या वो उसको कोई बीमारी थी? नहीं, वो तो अदर में चला जाएगा ना। तो एक बात बता दूं, मजेदार बात है, समझ लो और सुन लो और अच्छे से कान खोल कर इसको अच्छे से हाथ हैंडराइटिंग से लिख भी लेना। ये वाले केस में, ये तीनों का तीनों केस में, मतलब अगर इनकम मैनुअल हो, स्किल हो या फिर डिसएबिलिटी हो, तो सेक्शन 64(1) जो है, सेक्शन 64(1)(a) इज नॉट एप्लीकेबल, यह एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बात समझ में? मतलब आपका इनकम क्लब्ड नहीं किया जाएगा। एक लाइन में मैं दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, अगर कोई माइनर जो है, अगर उसका मैनुअल वर्क से उसको पैसे मिलता है तो वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर उसको स्किल, सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी है तो भी वो दूसरे व्यक्ति के इनकम से नहीं जोड़ा जाएगा। याद रहेगा? इतना नहीं याद रहेगा? क्लियर है? मतलब वो खुद का रिटर्न फाइल करेगा, खुद का टैक्स देगा। लेकिन यदि वो इसके अलावे कोई इनकम है तो वो इनकम जो है, मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं जब इसका पीडीएफ अप्लाई करूंगा तो दिखाई देगा। मतलब ये सेक्शन 64(1)(a) जो है वो एप्लीकेबल होगा। क्या होगा बताना? एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ में? एंड जो पर्सन्स जो है, एंड माइनर इनकम जो है, माइनर्स इनकम जो है, जो माइनर का जो इनकम है वो क्लब्ड किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्लब्ड इनटू हिज और हर पेरेंट्स इनकम। किसके इनकम में जोड़ दिया जाएगा बताना? पेरेंट्स के इनकम में जोड़ दिया जाएगा। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में आया? ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? फटाफट आंसर करेंगे। अजीमा जी, अजीमा फिदरोस, आजकल तुम कॉलेज नहीं आती हो रे बच्ची, और तुम सेवई भी बोली थी खिलाएंगे, नाजिया भी बोली थी सेवई खिलाएंगे। बताओ, मैं तो सेवई के मारे तरस रहा हूं, कोई खिला दे। हाँ, क्या स्टील वाला? स्किल वाला? हाँ, तो स्किल वाला ये तीनों को घेरा किया ना, तीनों को घेरा किया।
वेरी गुड आफ्टरनून अंशु जी। कैसा चल रहा है तुम लोग का पीजीटी का प्रिपरेशन? चलिए, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बता दो, इसी में अदर केस में समझोगे, ध्यान से समझोगे। हाँ, हमने यहां पे माइनर्स इनकम के बारे में बात करा। माइनर इनकम कौन सा? एक्सेप्ट 3, वो 3 को छोड़ करके, ठीक ना? मतलब स्टार्टिंग का 3 को छोड़ करके जो इनकम हुआ, वो इनकम क्लब्ड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्लब्ड इनटू हिज और हर पेरेंट्स। जोड़ा जाएगा नहीं जोड़ा जाएगा ये बताओ? और पेरेंट्स का इनकम बढ़ा दिया जाएगा। रिटर्न फाइल जो है एसएससी खुद से करेगा, मतलब जो माइनर है वो खुद से नहीं करेगा। माइनर का इनकम किससे जुड़ जाएगा? पेरेंट्स से जुड़ जाएगा। देखो, पेरेंट्स दो तरह के होते हैं। पहला पेरेंट्स जो होते हैं ये जॉइंट पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स कितने तरह के बताना? 2 तरह के। पहला कौन सा? जॉइंट पेरेंट्स। दूसरा पेरेंट्स कौन सा बताओ? सेपरेटेड पेरेंट्स। चलिए, तो सुनना, एक तो हो गया आपका जॉइंट पेरेंट्स, दूसरा पेरेंट्स होता है सेपरेटेड पेरेंट्स। सेपरेटेड
अब इसको समझाने की आवश्यकता हमको नहीं लगता मेरे को है। यहां पे पति एवं पत्नी साथ रहते ना, ये होगा। और यहां पे अलग अलग रहते हैं, तो यही है सेपरेटेड। अब बच्चा किसके साथ रहेगा जब अलग अलग रहेगा? तो देखो यहां पे तो आपके सीधा सा बात है, अगर चाइल्ड है तो उसके जो मदर फादर हैं वो एक साथ रहेंगे, एक घर में रहेंगे, हाँ कि नहीं? और यहां पे मदर अपना एक घर एंड फादर जो है वो सेपरेट अपना एक जगह। अब समझोगे इस केस में पहले क्या होता है, पहले सेपरेटेड वाले ही केस में समझ लो। बच्चा जिसके देखरेख में है, बच्चा का जो मेंटेन कर रहा है, जो खर्चा का मेंटेन कर रहा है, मान लेते हो कि सपोज यहां पे माइनर्स इनकम are included to the parents who maintain such child। जो उस व्यक्ति का, जो उस बच्चे का देखरेख कर रहा है, जो उस व्यक्ति का उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, उसके इनकम में वो क्लब हो जाएगा। अगर मान लेते हो फादर के पास वो बच्चा रह रहा है तो फादर की इनकम में क्लब्ड होगा, अगर मदर के पास रह रहा है तो मदर के इनकम में क्लब्ड हो जाएगा, है ना? दूसरी बात, यहां पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है समझोगे, क्योंकि यहां पे आपका मदर एंड फादर का केस है। हेलो, तो ध्यान से समझोगे इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जिसका इनकम ज्यादा होगा, हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर, माइनर इनकम चाइल्ड्स इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड। इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड। क्या किया जाएगा बताना? क्लब्ड कर दिया जाएगा इन दी इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स। किसके इनकम में? पेरेंट्स के इनकम पे, हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। जिसका टोटल इनकम जो है वो क्या होगा बताना?
ग्रेटर होगा। याद रहे इस टोटल इनकम में एक्सक्लूडिंग माइनर इनकम, माइनर इनकम को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग माइनर इनकम, माइनर इनकम को छोड़ करके जिस भी व्यक्ति का, अगर मान लेते हो फादर कमाने वाला है, मदर कुछ नहीं काम करती है, तो फादर की इनकम पे जोड़ दिया जाएगा। अगर मदर को काम करती है, फादर कुछ नहीं काम करते हैं, तो मदर की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। अगर दोनों कार्यरत हैं तो जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन इस दोनों केस में इसके अंडर में कुछ एग्जम्पशंस भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं बताना? एग्जम्पशंस जो मिलते हैं वो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के तहत मिलता है। किस सेक्शन के तहत मिलता है बताना? 10 सब सेक्शन 32 के तहत जो है आपका एग्जम्पशंस मिलता है। यदि कोई व्यक्ति का इनकम उसके बच्चे का इनकम को जोड़ दिया जाता है तो वो इनकम क्या है सर, वो एग्जम्पशंस क्या है? तो सुन लो, दी minimum of the following amount, minimum of the following amount is available as an exemptions। अवेलेबल होगा एग्जम्पशंस में अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 के तहत। ठीक है, कौन से सेक्शन के तहत बताना? सेक्शन 10 सबसेक्शन 30, मतलब मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या है? पहला केस ₹1500 पर एनम। रुपीस कितना बताना? 1500 रुपया पर एनम पर माइनर चाइल्ड, पर माइनर चाइल्ड। और सेकेंड केस है एक अमाउंट ऑफ इनकम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ माइनर्स इनकम। माइनर्स इनकम दोनों में से जो आपका कम होगा उतने का आपको क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशंस मिल जाए। तो मैक्सिमम एग्जम्पशंस कितने का मिलेगा बताना? 1500 का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको टैक्स कब लगेगा? यदि आपका सालाना इनकम किसी बच्चे का 1500 से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा, अगर 1500 से ज्यादा नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करें एक एग्जाम्पल से लेकर के इसको मान लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल हम समझते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर के। एग्जाम्पल है ना, देख लो, समझोगे चीजों को। इतने का तो एग्जाम्पशंस मिलना ही है, समझोगे। पेरेंट्स में मदर का हम बात करते हैं, ठीक है? सिर्फ मदर का दे रखा है। मदर इनकम, पेरेंट्स इनकम वे ₹5 लाख। कितना दे रखा है रे बच्चा लोग बताना? 5 लाख पर एनम, ठीक है? एंड हर चाइल्ड, पहला है चाइल्ड इनकम। फर्स्ट केस में है सन्स का इनकम
8,000 एंड डॉटर्स का इनकम, डॉटर्स इनकम ₹4,000। ठीक है, 4,000 जो है इसके डॉटर का इनकम था और 8,000 किसका था, उसका बेटा का इनकम था। दोनों इनकम एक्सेप्ट 3 वाला केस में है, वो अदर इनकम है, मतलब स्किल स्किल से कोई इनकम नहीं हुआ है, ऐसे हुआ है। तो बताना इसका हम टोटल इनकम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो बताना पेरेंट्स इनकम में हम क्या लेंगे। देखो पेरेंट इनकम, पेरेंट इनकम्स जो होगा वो कितना होगा बताना, 5 लाख है ना। ऐड कर देंगे सन्स का इनकम, बेटे का इनकम कितना है बताओ टोटल 8,000, हाँ कि नहीं 8,000। अच्छा दूसरा इनकम किसका, डॉटर्स का इनकम, डॉटर्स का इनकम जो है कितने का है बता दो 4,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 5,12,000। अब इसमें लेस कर दिया जाएगा एग्जम्पशंस, क्योंकि 2 बच्चा है तो एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 कितना एग्जम्पशंस मिल जाएगा 3,000 का। 1,500 करके 3,000। क्यों 1500 क्योंकि 8,000 यहां पे 4 दोनों में 1,500 से ज्यादा है। तो आपका नेट इनकम जो है 5,09,000 का नेट इनकम हो गया। अगर मान लेते सपोज डॉटर का इनकम 4,000 नहीं रहता, डॉटर का इनकम जो है वो आपका 1,000 रहता, तो 1,000 पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड हो जाता। आई बात समझ में, 1,000 पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड हो जाता। क्लियर है यहां तक। तो ये बातें जो है किसके रिगार्डिंग था, माइनर्स इनकम के रिगार्डिंग था। किसके रिगार्डिंग था, माइनर्स के इनकम के रिगार्डिंग था। अब बताना इसमें क्या हमको कोई इसके अलावे कोई क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे कि समझ में आ गया, फटाफट आंसर करिए। इसके अलावे क्या अब हमको और भी कुछ बताने पड़ेंगे कि इतना ही में समझ में आ गया माइनर्स इनकम।
है कल ना? हाँ 4 बजे से है। हाँ हाँ हाँ, वही एक लेटर आया था तो ऑफिशियल लेटर आया था तो। ठीक ठीक ठीक। है कल कैबिनेट। हैं? ये संजय कुमार साहू हमको लगता है योगदान एसएस मेमोरियल वाला है लगता है। क्या है कि वही एगो डॉक्टर संजय कुमार साहू है जो एसएस मेमोरियल। अब कहाँ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, उस टाइम करना था, हो गया, अब कहाँ से संभव है, नहीं है। हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक। सेक्शन 60।
हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, साउंड तो आ रहा है। चलिए तो समझेंगे यहां पे हमने क्या बताया, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स सेक्शन 61 के तहत, ठीक है, सेक्शन 61 के तहत। मैं यहां पे बता देता हूं, पता नहीं यहां पे साउंड था कि नहीं था आप लोगों के पास। सेक्शन 60 जो है ये एप्लीकेबल होगा अगर ये 3 कंडीशन एप्लीकेबल होते हैं तब। अगर पहला टैक्स पेयर का अपना असेट्स था, उसने ट्रांसफर नहीं किया है, मतलब ट्रांसफर बोले तो ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर किया है, और वो एसेट से जो इनकम हो रहा है वो किसी सेटलमेंट के तहत हो रहा है या कोई एग्रीमेंट के तहत हो रहा है ना। अगर ए का एक खुद का घर था, उसने उसको बी को पोजेशन में दे दिया था, जाओ रहो, अब बी जो है उससे किसी भी प्रकार का इनकम जनरेट कर रहा था। आई बात समझ में? जैसे कभी कभी क्या होता है, इसी का एक एग्जांपल मैं देता हूं। आप ना, क्या हुआ क्या था, कभी घर से बाहर जब जा रहे थे तो आपके घर में ना गाय था। हाँ, गाय जो है वो जब आप बाहर निकल गए 1 महीने के लिए, तो उसी दौरान वो गाय ने बच्चा दिया। अब बताओ, बच्चा दिया तो उसका इनकम बढ़ गया, गाय का दूध देगी वो, है ना। वो इनकम को, वो गाय को आपने बेचा नहीं था लेकिन अपने पड़ोसी को दे दिया था। बताना क्या वो इनकम आपके पड़ोसी का होगा? मेहनत किसने करा? ट्रांसफर क्या विदाउट ऑनर, विदाउट आपने विथ कंसिडरेशन किया? नहीं, वो तो सिर्फ देखरेख के लिए दिया था आपने। आई बात समझ में? तो अब बताना, उस वो जो पड़ोसी जो कमा, क्योंकि आप तो बाहर है, विदेश में है, घूम रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, आपका गाय को घर में कोई दूसरा कोई पाल रहा है। आई बात समझ में? तो अब बताना वैसे इनकम को कौन देगा? कौन सा इनकम कहलाएगा आपका? ये आपका सेक्शन 60 कहलाएगा, ठीक है। वैसे इनकम, क्योंकि जो इनकम एराइज हो रहे हैं वो इनकम कोई एसेट्स को बेच करके एराइज नहीं हो रहा, या एसेट्स को बेचने के बाद इनकम एराइज नहीं हो रहा, बिना बेचे इनकम एराइज हो रहा है। बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे। सेक्शन 60 बोलता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ सेक्शन 61 बोलता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। पहले तो समझो भैया, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है बताएंगे। तो रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल मतलब होता क्या है ये बताओ। एक वर्ड से बना हुआ है रिवोकेबल, और वो वर्ड होता है रिवॉक करना। रिवॉक करना मतलब वापस अपने अधिकार में ले लेना। ले लेना, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताना? रिवॉक्ड करना, ठीक है। क्या करना बोलते हैं उसको? रिवॉक्ड करना बोलते हैं। देखो है क्या रिवॉक्ड में, हमने जो क्लबिंग किया है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, समझोगे एक एग्जांपल से। ए ने अपना एक एसेट्स था, उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर्ड टू बी। किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को। लेकिन इसमें कंडीशन डाल दिया, कंडीशन डाल दिया है कि इन फ्यूचर आई रिवॉक्ड सच एसेट्स, ट्रांसफर्ड एसेट्स। जो एसेट्स मैं तुमको आज दे रहा हूं, वो एसेट्स को मैं तुमसे कुछ दिन के बाद वापस ले लूंगा, उसके पावर को वापस ले लूंगा, ठीक है ना। मतलब ये एसेट्स को तुम संभाल के यूज करना। इस एसेट्स को मैं तुमको बेच तो दिया हूं, लेकिन वापस मैं तुमसे ही खरीदूंगा। समझे बात को? तो ऐसे केस में, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं बताना? सेक्शन 61 बोलते हैं।
तो इसमें भी वही सारी बातें हैं, वही सारी बातें हैं। अगर आपका फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, इफ सेक्शन 61 is applicable when the following conditions are satisfied. satisfied हो जाएगा तब, है ना। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो एप्लीकेबल होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो भैया वो कंडीशन क्या क्या है समझ लो। सबसे पहले तो कंडीशन समझ लीजिए कि कंडीशन है क्या क्या चीज। साउंड अभी आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। पहला कंडीशन, एन एसेट्स इज ट्रांसफर्ड। जो एसेट्स जो है वो ट्रांसफर्ड हो रहा है अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल किस ट्रांसफर के तहत हो रहा है ट्रांसफर बताना? रिवोकेबल ट्रांसफर के तहत हो रहा है। सेकेंड है आपका कंडीशन, द ट्रांसफर फॉर दिस पर्पस इंक्लूड, वही सेम कंडीशन, द ट्रांसफर ऑफ दिस पर्पस या फॉर दिस पर्पस includes any settlement। किसके तहत हो रहा है बताना? कोई सेटलमेंट के तहत हो रहा है और एग्रीमेंट के तहत हो रहा है, और एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। ठीक है, बस यही दो कंडीशन जो है वो आपका फुलफिल होगा तो क्या आ जाएगा बताना? टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड ऑफ ट्रांसफेरर। रिसीवर मतलब ट्रांसफेरर बोले तो ट्रांसफेरी मतलब जो ट्रांसफर किया, ट्रांसफेरर मतलब क्या हो जाएगा? देन इसको लिख लो। देन अगर ये कंडीशन फुलफिल किया तो देन एनी इनकम फ्रॉम सच an assets is taxable under the hands of, is taxable in the hands of transferor। किसके हैंड्स में बताना? ट्रांसफेरर के हैंड्स में। ट्रांसफेरर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लाउज 3 क्या था बताना? सेक्शन 64 सबसेक्शन
1 क्लाउज 3 क्या है? इनकम ऑफ स्पाउस, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस ना, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस। समझोगे चीजों को यहां पे? क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस में एक बात बता रहा हूं मैं, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस कहने का मतलब क्या है? पहले ना लोग इससे बचने के लिए क्या करता था, हस्बैंड जो है वो अपनी ज्यादा इनकम जो होता था उसको अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देता था, या वाइफ जो है अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर देता था और दिखा देता था कि भैया हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी में हम उसको मैनेजर रखे हुए हैं, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, चिलाना दे रहे हैं, इस टाइप का, ठीक ना। और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था इनकम को, ठीक है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए लोगों ने क्या किया? सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 का निर्माण कर दिया। अब इसमें हुआ क्या कि यदि कोई व्यक्ति का कोई कंसर्न है, मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे एक हस्बैंड है, हस्बैंड का एक कंसर्न है। कंसर्न मतलब समझ में आ रहा है? कंसर्न हम किसको बोलेंगे बताओ? कंसर्न किसको बोलेंगे? अरे भैया, या तो बिजनेस कंसर्न बोलते हैं, या तो इस व्यक्ति का बिजनेस है, या तो इस व्यक्ति का प्रोफेशन है, यही ना, बिजनेस कंसर्न या फिर प्रोफेशन कंसर्न बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग टीआरएल नागपुरी पढ़ते हो, जानते हो, बोलने जानते हो, समझने जानते हो? नहीं। नागपुरी में एक बात बोला जाता है, कैसे? ऊ बटे जाती हो, मतलब क्या होता है? ऊ बटे जाती हो, बटे मतलब तरफ, क्षेत्र। जैसे हिंदी में क्षेत्र बोला जाता है ना? इसी को नागपुरी में पता है क्या बोला जाता है? हाँ, क्या बोलो? इसी को नागपुरी में क्षेत्र बोला जाता है, और या तो फिर इसी को और शुद्ध हिंदी में जाओ तो बट्टा बोला जाता है। तो इसी को हम लोग बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं ना, ऊ बट्टे जाते, ऊ बट्टे मतलब उधर, ऊ बोले तो उधर, बट्टे मतलब क्षेत्र। तो उसी तरह कॉमर्शियल भाषा में, अरे उसका बड़ा अच्छा कंसर्न है, मतलब उसका अच्छा बहुत बड़ा बिजनेस कंसर्न है, तो हम बिजनेस को बात करेंगे, ठीक है। तो बोलचाल भाषा सीखिए। अगर आप बोली नहीं सीखेंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे लोगों के साथ, क्या है ना? क्या रे बच्चा लोग? तो अब देखना यहां पे कंसर्न है, या तो फिर इसने जो काम किया होगा वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के तहत काम किया होगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहने का मतलब हैविंग 20% और मोर वोटिंग पावर्स। वोटिंग पावर्स जो है वो कितना है बताना? 20% या उससे ज्यादा है। तो दोनों का दोनों केस में जो इनकम होगा वो इनकम किसके इनकम में जोड़ दिया जाएगा? जो उसका एक्चुअल मालिक है। जैसे मान लेता हूं अगर ये दोनों फुलफिल होता है तो, जैसे यहां पे आपको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, कौन दे रहा है रेम्यूनरेशन? हस्बैंड वाइफ को दे रही है, हाँ कि नहीं? अपनी वाइफ को सैलरी दे रहा है, हाँ कि नहीं? कमीशन दे रहा है, इस टाइप का कुछ। तो अब समझोगे ये इनकम किसका हो रहा है? इनडायरेक्टली रूप से वाइफ को मिल रहा है तो वाइफ का, लेकिन रिटर्न जब फाइल होगा ना तो ये इनकम वाइफ के नाम पे नहीं जाएगा, ये इनकम
हस्बैंड के नाम पे क्लब्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स बचाने के लिए ये काम किया है, ऐसा टैक्स डिपार्टमेंट मानता है तो भैया आपका घर का बिजनेस ना ये, ठीक ना। तो घर का बिजनेस में जो है आप अलग अलग पार्ट कर दो तो उससे ऐसा थोड़े है कि वो अलग चला जाएगा। हाँ, उसका अगर खुद का कुछ है तो फिर अलग कहानी है, ठीक है। तो ये होता है आपका किसमें? क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम में। तो ये दो कंडीशन है इसका। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 64 1 सबसेक्शन 4। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। क्लॉज 4 में बोलता है इनकम फ्रॉम एसेट्स, इनकम फ्रॉम एसेट्स क्या है? इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड, देखो ना, ट्रांसफर्ड टू स्पाउस। हाँ तो लिख लो ना, 4 नहीं लिखा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यही ना, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 4 हो गया क्या? देखो 2 1 ये 3 ये 4 ये 6 ये 7 8 1, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कहां गया? तो अब बताना इस केस में इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, क्या मतलब होगा बताना रे बच्चा लोग। घर वगैरह सब मैं समझाऊं कुछ? देखो, हस्बैंड है, ठीक है। हस्बैंड ने क्या किया? ट्रांसफर्ड किया, ठीक, वाइफ का, ट्रांसफर्ड टू एसेट्स। अच्छा, ये एसेट्स में याद रखना अदर देन हाउस प्रॉपर्टी होगा, ये चीज हमेशा याद रखना, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा, ये याद रखना। जैसे तो फिर क्या लिया जाएगा सर? अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। जैसे आपका डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर रहा है, वो भी तो एसेट्स है। एसेट्स कौन ट्रांसफर कर रहा है? हस्बैंड कर रहा है। किसको कर रहा है? अपनी वाइफ को। तो पैसा से ही करेगा, है ना। तो एक घर से दूसरे घर में पैसा जा रहा है तो क्या कोई लेन देन हो रहा है? नहीं। तो जो जिसका रियल इनकम है वही इनकम में उसका इनकम जो है जोड़ दिया जाएगा। चलिए मैं बताऊं इसमें। अब देखो ध्यान से समझोगे, इसी एग्जाम्पल को मैं पूरा कर रहा हूं, ठीक है। हस्बैंड के पास हैविंग 500 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच है। कितना है बताना? कितना है बताओ? 500 वाला जो है 10% का डिवेंचर 100 रुपया वाला है। मतलब इसके पास टोटल रुपया कितने का है? डिवेंचर्स है कितने का? 50,000 का, है ना। इसने क्या किया? ये डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर दिया किसको? वाइफ को। ये काम किया था इसने मार्च 1 2023 को। कब काम किया था बताना? मार्च 1 2023 को। अब बताना ये डिवेंचर जो था ना, डिवेंचर ऑफ IFCI,
IFCI जो नहीं होता है बैंक, IFCI उसका था। तो अब बताओ इसके पास ये डिवेंचर्स आया कब, बताना तो, मार्च 1 को, और अभी तक इसके पास है ना। देखो यहां पे मार्च 31 को, अच्छा जिसके बदले ने वाइफ ने इसको नो कंसीडरेशन, कोई कंसीडरेशन नहीं दिया होगा, ये पहले ही मैंने बता दिया, मैं कंसीडरेशन के बगैर की बात कर रहा हूं। तो अब बताना मार्च 31 को IFCI 10% के हिसाब से 5,000 इंटरेस्ट का पैसा ये 5,000 वो वाइफ को देगा या हस्बैंड को देगा? वाइफ को दे देगा। क्यों वाइफ को देगा? क्योंकि जिसके पोजेशन में डिवेंचर होगा कंपनी तो उसको ना जानेगा अब किसके पास था, इससे पहले उससे हमको क्या लेना देना। आई बात समझ में? तो अब बताओ क्या ये वाइफ का इनकम हो गया 5,000? नहीं, ये 5,000 का जो इनकम है, ये 5,000 का जो इनकम है वो क्लब्ड हो जाएगा किसके इनकम पे? क्लब्ड इनटू हस्बैंड्स इनकम। ये हस्बैंड्स के इनकम पे क्लब्ड हो जाएगा। अब समझ में आया कि अब भी नहीं समझ में आया? यदि हम कोई एसेट्स घर को छोड़ करके यदि हम कोई एसेट्स अपनी वाइफ को ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, और उस एसेट से अगर वाइफ को कुछ इनकम होता है तो वो इनकम वाइफ का इनकम नहीं माना जाएगा, वो हस्बैंड का इनकम माना जाएगा। अगर वाइफ ने ऐसा काम किया है तो वो इनकम हस्बैंड का नहीं माना जाएगा, वो इनकम वाइफ का माना जाएगा। जिसने काम किया स्पाउस में तो दोनों आ जाते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है ये बताओ? है ना मजेदार चीज? हाँ, लेकिन सुन लो एक बात, लिव इन रिलेशन सुना है क्या? बिना शादी के, ठीक ना, अगर एक लड़का एक लड़की साथ में हस्बैंड वाइफ के जैसा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिव इन रिलेशंस बोलते हैं। तो यदि यही काम आपने लिव इन रिलेशन में किया है ना, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। वैलेंटाइन डे में आपने अपनी गर्लफ्रेंड को, जो लिव इन रिलेशनशिप में जो रहती थी, उसको आपने डिवेंचर्स गिफ्ट कर दिया। अब बताना पैसा लिया होगा, ट्रांसफर किया ना कि जाओ ये अब तेरा हुआ, ठीक ना, मेरा था मैंने तुमको दे दिया। तो अब वो कंपनी इंटरेस्ट किसको दे रहा है? अब आपकी गर्लफ्रेंड को, ठीक ना, होने वाली वाइफ को। तो होगी तब तो वो इनकम उसी लड़की का कहलाएगा, ठीक ना, क्योंकि वो लिव इन रिलेशन में था, बिफोर मैरिज था। लेकिन वही जो है मैं अपनी वाइफ को दूं वैलेंटाइन डे में, तो वो इनकम उसका नहीं कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा। तो एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन क्या है कि यदि आपने कोई एसेट्स ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन बिफोर मैरिज, ठीक ना, बिफोर मैरिज ट्रांसफर किया है, स्पाउस तो वर्ड नहीं बोलते हम लोग उसको, लेकिन लिविंग रिलेशंस बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो आपका यहां पे मान्य नहीं होगा। अगर कोई एसेट्स अपनी वाइफ को ही ट्रांसफर किया है विथ एन एडेक्वेट कंसिडरेशन, जैसे यही डिवेंचर्स मैं अपनी वाइफ को बोलता ऐसा करो ना भाग्यवान, तुम हमको इसका 50,000 रुपया नहीं, तुम हमको 45 दे देना, लिया ना, कुछ छोड़ा नहीं ना, फ्री में दिया नहीं, तब फिर वो वाइफ का कहलाता। समझे बात का? वो इनकम 5,000 वाइफ का कहलाता। तीसरा केस, यदि जो है, यदि जिस दिन, मान ले, तो ध्यान से समझने वाली बात, कब ये ट्रांसफर हुआ था? 1 मार्च को। अब इस दोनों के बीच में ना लड़ाई हो गया। लड़ाई क्यों हुआ? तेरे पास जो है 500 का डिबेंचर्स था, 100 रुपया वाला तुम हमको ट्रांसफर किए, तुम गरीब आदमी। देखो बगल वाला पड़ोसी जो है 50,000 डिबेंचर ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को, इतना कम तुम ट्रांसफर करोगे, जाओ हम तुमसे अब साथ नहीं रहेंगे, और यहां पे हो गया डाइवोर्स। कब? हाँ, कब डाइवोर्स हुआ? 31 मार्च से पहले, इंटरेस्ट मिलने से पहले। तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन जिस दिन उसको इनकम मिल रहा है उस दिन आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में नहीं है।
आई बात समझ? स्पाउस वाला रिलेशन खत्म, क्योंकि डाइवोर्स हो गया तो रिलेशन खत्म ना। उसके बाद भैया तुम अपने रास्ते, तुम अपने, तो फिर इनकम किसके हाथ में चला जाएगा? वाइफ के इनकम। हाँ, बाद में फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये लोग सट जाए, है ना। तो बहुत बार लोग क्या करता है, इस मजबूरी का फायदा उठाता है। लोग अगर टैक्स हेवी होता है और इसका इनकम नहीं है, तो लोग क्या करता है ना, इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले ही विदाउट कंसीडरेशन में क्या करेगा, असेट्स ट्रांसफर कर दिया। अब इसको तो कुछ मिला नहीं, तो इसका इनकम तो हुआ नहीं, इसने तो दिखा दिया मैंने अपनी वाइफ को बिना ये करे ट्रांसफर कर दिया है पैसे लिए हुए। अब इसका भी तो इनकम दिख रहा नहीं रहा है, वहां पे खत्म हो गया कहानी। ये दिखा रहा है कि मेरे पास असेट्स नहीं था। अब ये लोग डाइवोर्स जानबूझ के फाइल कर देगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, डाइवोर्स फाइल कर देगा। अब जब इंटरेस्ट मिल रहा था तब ये लोग पति पत्नी नहीं था, ये अपना रिटर्न फाइल करेगी। ये इसका इनकम ऐसे भी जीरो था, रिटर्न फाइल करेगी तो इसका इनकम जो है, मान ले तो 5 लाख कहीं का इनकम आने वाला था, और ये बंदा अगर 5 लाख इनकम रिसीव करता तो 30% का टैक्स पेमेंट करता। तो इससे बचने के लिए, ये मैंने बोला ना, टैक्स में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हो। जैसे आज का न्यूज़पेपर उठाना, प्रभात खबर, अगर आप पढ़ते हैं तो मैं बार बार बोलता हूं कि ये न्यूज़पेपर सब पढ़ा करिए, है ना, पढ़ा करिए न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत बढ़िया न्यूज़ छपा कि जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय हैं उन पे तो टैक्स को ऐसे गट्टा पकड़ने टाइप में सरकार पकड़ के रखती है, दबा के रखती है कि भैया तुमसे तो हम टैक्स वसूलेंगे। बिजनेसमैन तो छुपा लेता है, लेकिन वो लोग से नहीं छुपा पाता है, क्योंकि टीडीएस पहले काट लेता है। वो लोग दिमाग लगाया, उसने क्या किया ना, बड़ा बड़ा हेवी अमाउंट 80D का, 80D का, सॉरी 80G का, सॉरी डी नहीं, डी तो डिसेबलमेंट का है, 80G का ग्रांट का उसने डिडक्शन लेने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी मतलब बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को उन लोगों ने डोनेट किया पैसा। मैंने मान लेता हूं, मैंने क्या बोला, जैसे तेरा पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने बोला कि देखो ऐसा है ना, मेरे पास 50 लाख रुपया है, तेरा कंपनी पे हम डोनेट करने वाले, तो तुम क्या बोलोगे, 50 लाख हम कहां खपाएंगे? तो तुम बोलोगे, हम बोलेंगे भैया तुम तो पॉलिटिकल पार्टी हो, बता देना कि यहां पे हमने ये प्रोग्राम कराया, वहां पे ये प्रोग्राम कराया, 10 गो प्रोग्राम बना देना, तेरा रिटर्न फाइल करने का भी जिम्मेवारी मेरा, बस तुम हमको अपना ITR दे देना, पैन कार्ड दे देना, हम तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बाद में फिर तुमसे हम पैसा निकाल लेंगे। तो तुम क्या बोलोगे, हम समाज सेवा करने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं, हम तुमसे कुछ कमीशन ले लेंगे। तो अब तुमसे हम कितना लेंगे, 5% कमीशन लेंगे। अब बताओ, यदि मैंने तुमको 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया तो तुम कितना कमा लिए, 5000। बैठे बैठे कुछ करना पड़ा नहीं, बस तुमने एक रिटर्न फाइल किया, रिटर्न में दिखा दिया कि मैंने ये प्लान किया, वो प्लान किया, वो प्लान किया, ये ऐसा खर्चा किया, वहां पे ये महिला के लिए प्रोग्राम किया, बच्चों के प्रोग्राम किया, बूढ़ा के लिए दिया, ऐसे करके आप दिखा दिए 10-12 प्रोग्राम। अगर यही पैसा 50 लाख में तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता, तब 50 लाख का 5%, 2.5 लाख, 2.5 लाख ना, हाँ, 50 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपया फ्री में आ गया कि नहीं तेरा? आ गया, तेरा पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो गया अब, ठीक ना। आज के प्रभात खबर को पढ़ना, कुछ ऐसा ही पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा रिटर्न फाइल पकड़ाया है, और 1-2 जन का नहीं पकड़ाया, ये बहुत लोगों का। मैंने भी 2-4 लोगों को सजेस्ट किया था कि भैया अगर तुमको टैक्स बचाना है तो तुम इस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको ये नहीं कि तुम वापस पैसा ले लेना, ठीक ना, तुम सही मायने में उसको डोनेट कर देना, ठीक है ना। आई बात समझ? तो हम लोगों को पता रहता है टैक्स कहां बचाना है, कैसे बचाना है, ये काम करो, टैक्स बचेगा। डाइवर्स फाइल कर लो, डाइवर्स ले लो, बाद में फिर जो है हस्बैंड वाइफ साथ में रहना, एक कोर्ट में अपील कर देना, सर देखिए ऐसा, अब हम लोग में रजामंदी हो गया, अब हम लोग साथ में हैं, ठीक ना, क्या दिक्कत है? जब हम रिटर्न फाइल कर रहे थे तब हम साथ में नहीं थे, तो हम रिटर्न फाइल किए थे, ठीक ना। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब पूछेगा तो अब बताएंगे जब हम रिटर्न फाइल कर रहे थे तो हम नहीं थे साथ में, ठीक ना। अब आज के डेट में हम हैं साथ में, ठीक ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, कहानी खत्म करो, क्या है ना। ये काम करना नहीं तो कहिए धरा गया,
चोर के भी दाढ़ी में तिनका फंस जाता है कभी कभी क्या। अच्छा हाँ, इसके अलावा और बताओ क्या चीज। कभी कभी क्या होता है ना, सुन लो, इसी में यही वाला हस्बैंड वाइफ वाला में अभी खत्म नहीं हुआ ये, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं और पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। आपको पता है कि रेंट में कोई सामान मिलता है? लड़कों का तो कम मिलता है, लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जैसे गहना हो गया, गहना बोलते हैं लहंगा, लहंगा हो गया, गाउन हो गया, साड़ी भी हो गया आजकल महंगा महंगा, ठीक ना, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो गए, ये सब रेंटेड मिलते हैं। मैंने ना अपनी वाइफ को एक बड़ा अच्छा सा साड़ी जो मेरा पहले का खरीदा हुआ रखा हुआ था, शादी से पहले मैंने खरीदा था, वो मेरा संपत्ति था, मैं पहनूं नहीं पहनूं वो अलग चीज़ है, ठीक ना, लेकिन मैंने खरीद करके एक गाउन रखा हुआ था या फिर कुछ, ये मेरा संपत्ति था, रखा हुआ था। जब शादी हुई तो मैंने उसको अपनी वाइफ को दे दिया। आई बात समझ? बताना उसको वाइफ क्या करेगी? पहनेगी, हाँ कि नहीं? उसी बीच में आप सपोज आ गए, अब आपकी जो है पूजा जी की शादी है, बोले क्या केस, जो आप जो पहनते हैं ना मैडम वो हमको गाउन दे दीजिए। तो मेरी वाइफ क्या बोलेगी? दे देगी? कॉमर्स की है, सीधा बोलेगी भैया पैसा दो हमको, इसका रेंट दो। तो अब बताना सेम वही कंडीशन है कि नहीं? हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया गाउन या क्या चीज, लहंगा या साड़ी जो भी, वाइफ ने उस लहंगा को रेंट में लगाया और उससे उसको इनकम, खुद भी पहना, रेंट में भी लगाया और उसको इनकम हुए। तो अब बताना वो इनकम हस्बैंड के इनकम पे जोड़ा जाएगा या वाइफ के इनकम पे जोड़ा जाएगा? इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे और मैं यही क्वेश्चन पूछ दूंगा आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? हस्बैंड के इनकम पे नहीं, वो एसेट्स इसके पर्सनल यूज के लिए था। अब वो पर्सनल यूज के लिए मतलब उसका यूजुअल ड्रेस हो गया, कान का झुमका हो गया, इयररिंग्स हो गए, कुछ हो गए, मतलब जो उसका यूज का चीज है वो उसको आग लगाए, किसी को रेंट में दे, किसी को क्या दे, उससे हस्बैंड को कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ? वो उसके खुद की इनकम पे जाएगा। क्लियर है? अब डिवेंचर्स जो है इसके पर्सनल यूज के लिए थोड़े था। आई बात समझ? डिवेंचर्स इसके पर्सनल, क्या डिवेंचर्स का वो पर्सनल कोई पहन सकती है डिवेंचर्स को? नहीं, ठीक ना, कैसे पहन सकती है भाई? हाँ बोलते हो ना लायक, ठीक ना, डिवेंचर्स को कोई कैसे पहनेगा? चलिए क्लियर है यहां तक? तो ये लास्ट ऑप्शन। अच्छा अब एक बात बताओ, आप ना ससुर जी बन गए या सासू मां बन सकते? दो बनेंगे। अब ये मत बोल देना सर अभी तो शादी नहीं हुआ, आप ससुर सास का कहां बात कर रहे हो। चलो ठीक है, आप किसी की बहू बन गए, आप किसी के दामाद बन गए, है ना। दामाद के लिए ये रूल अभी तक अप्लीकेबल नहीं है एज पर इनकम टैक्स, ठीक है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ बहुरानियों के लिए है। सेक्शन कौन सा? नेक्स्ट सेक्शन बताओ। सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 6, है ना। क्या है बताना? क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ना, फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ, मतलब बहू रानी। ये ससुर जी हुए, और यही एसएससी भी है, समझे। ये ससुर जी और ये इसकी बहू रानी, है ना। देखो है क्या चीज, ससुर ने अपनी बहू को मुंह दिखाई रस्म दिया, होता है नहीं होता ये बताओ? मुंह दिखाई दिया,
या मुंह दिखाई छोड़ दो, नहीं तो बाद में एक्सेप्शन आ जाता है। ये मान लेते हैं ऐसा मैं कर रहा हूं, इसमें ससुर जी ने क्या किया है, इसको ट्रांसफर किया एंड एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट, मतलब बहू को बहुत बार होता है ना कि हाँ खुशी से बहू बहू मेरी बहुत अच्छी है, ठीक ना, तो वो ट्रांसफर जो है वो किया गया है। क्या कोई कंसिडरेशन किया लिया? नहीं। अच्छा, वो ट्रांसफर जो हुआ है, ये ट्रांसफर जो हुआ है ऑन और आफ्टर मई 13, 1973 के बाद हुआ है। ये ट्रांसफर कब हुआ है बताना? मई 31, सॉरी मई का कितने का महीना का होता है? 13 का थोड़े होता है। मई कितने का होता है बताना? 31। तो मई ऐसा करो ना, इसको जून लिख लो, ठीक ना। क्या अब मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून 1 बोलता है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर डायरेक्ट वर्ड लिखता है आफ्टर 31 मई 1973, तो हम बेटर लिखेंगे ऑन और आफ्टर 1 जून 1973 के बाद ट्रांसफर हुआ है। कोई भी कंसीडरेशन, कुछ भी ट्रांसफर कर लो। जैसे ससुर जी ने क्या किया, बहू को, इसका ना एक एफडी था। देखो एग्जाम्पल खतरनाक में देता हूं। इसके पास क्या था बताना? एफडी बोले तो फिक्स डिपॉजिट। क्या हो गया? नहीं खतरनाक है? अरे यही सब चीज के लिए तो आधा घर में लड़ाई होता है जी, नहीं होता है? देखना, बूढ़ा जैसे जो है जॉब करके रिटायरमेंट लेगा और पीएफ का पैसा जैसे उसके घर में आएगा, वो बूढ़ा को कोई नहीं पूछेगा, सबसे पहले लोग बैंक दौड़ेगा, ठीक ना, कि भैया पैसा कितना है उसके अकाउंट में, ठीक ना। फिर उस पैसे का बंटवारा होगा, बूढ़े का तो बाद में देखा जाएगा, ठीक ना। और जब तक पेंशन मिल रहा है तब तक बहुत अच्छा से, और पेंशन जिस दिन मिलना बंद हो गया या फिर कुछ ऐसा अनहोनी घट गया तो फिर उसका तो और खैर नहीं। तो यही सब चीज तो लड़ाई के जड़ होते हैं। तो इसने क्या किया, अपना फिक्स डिपॉजिट जो है, क्योंकि ये भी तो असेट्स है, ट्रांसफर्ड कर दिया। किसको ट्रांसफर किया? अपनी बहू को। बताना, ये फिक्स डिपॉजिट ना एसबीआई पे था, क्योंकि पहले के बूढ़े लोग जो है ना एसबीआई पे बड़ा ज्यादा ट्रस्ट करते थे। अब एसबीआई जो है इसको इसके बदले में इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? मान लेते हैं ये ₹10,000 का या 1 लाख का इंटरेस्ट है पर एनम। ये 1 लाख का इंटरेस्ट क्या इसकी बहू का इनकम हुआ या फिर इसके हस्बैंड, ये इसके ससुर जी का इनकम हुआ? हाँ, पर्सनल यूज नहीं, ठीक ना। ये डायरेक्ट विदाउट कंसिडरेशन है। फिक्स डिपॉजिट मैंने तेरे नाम करा दिया, तुमसे कोई बदले में हमने कोई पैसे नहीं लिया, ठीक ना। तो ये इनकम जो है इसका इनकम नहीं माना जाएगा, ये क्लब्ड हो जाएगा। किसके इनकम पे? ससुर जी के इनकम पे। नालायक बहू का इनकम होगा, ठीक ना, वो इसका इनकम माना जाएगा ना जी, ठीक ना। उसके ससुर, इसका तो क्या था, इसका कुछ नहीं था, ठीक ना। वो तो ऐसे मुंह दिखाई पे मिल गया, चलो ठीक है, बढ़िया बात है, मिल गया तो अच्छी बात है। क्लियर है यहां तक? हाँ, कंसिडरेशन पे मिलता तो अलग बात था, कंसिडरेशन नहीं ना था क्या? अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, उस दिन के बाद ये लॉ बना, ठीक ना, उससे पहले लॉ नहीं था ये, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिफिक डेट है कि 1900। वो एक चीज मैं बता दूं, जितना बोर्ड में लिखता हूं उसके पीछे के रीजन होते हैं कुछ। ये एक कंडीशन विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा कंडीशन, ससुर जी मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए। एसएससी कौन सा होना चाहिए? HUF वाला नहीं कि पूरा फैमिली ने मिलकर के वाइफ ये बहू को दिया। जैसे होता है ना शादी के टाइम घर में लोग आई नई बहू, तो पूरे फैमिली ने मिलकर के उसको कोई गिफ्ट किया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझे बात को रे बच्चा लोग? नहीं समझे?
7 है 64 1। चलिए, क्लियर है यहां तक? अब समझोगे नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात है सेक्शन 64। पॉइंट नंबर कौन सा था जी, भुला गए हम तो। पॉइंट नंबर लिखिए नहीं रहे हैं, चलो लिख लेना। अच्छा, इसका नोट हम कल अपलोड कर देंगे, ठीक ना? आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज पेन ड्राइव हम लाना भूल गए, ठीक है? सेक्शन 64 1 सबसेक्शन 7 है ना, सबसेक्शन 7, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन for the benefits of spouse, है ना? सेम वही कहानी है, इसमें भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे हम, ठीक है? एग्जाम्पल से समझाएं। मान लेते हैं ये मिस्टर एम है। कौन है बताना? मिस्टर एम ट्रांसफर करता है एक और बंदा है, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन मिस्टर एस। कौन है बताना? मिस्टर एस। मिस्टर एम जो है वो ट्रांसफर करता है 6% ऑफ डिवेंचर्स। कितना परसेंट वाला डिवेंचर बताना? 6% वाला डिवेंचर्स ऑफ ₹3 लाख का, ऑफ XYZ लिमिटेड, है ना? XYZ लिमिटेड का विदाउट कंसिडरेशन, बिना कोई कंसिडरेशन लिए बगैर वो किसको ट्रांसफर कर दिया बताना? मिस्टर क्लियर है? अच्छा, अब सुनना। मिस्टर एस को साथ में इंस्ट्रक्शंस दिया, ये जो ट्रांसफर हुआ था ये इसका मेन पर्पस क्या था? ये जो ट्रांसफर हुआ था इसका मेन पर्पस था बेनिफिट ऑफ मिस्टर एम वाइफ। मिस्टर एम्स के वाइफ के लिए ये ट्रांसफर किया गया था। तो अब बताना मेरे को, XYZ लिमिटेड जो है वो इस व्यक्ति को इंटरेस्ट देगा एट द रेट ऑफ ₹6 या 18
18,000 का इंटरेस्ट देगा, हाँ कि नहीं? तो ये 18,000 इसका इनकम ना हो करके वो क्लब्ड कर दिया जाएगा किसके इनकम में? क्लब्ड इनटू मिस्टर एम के इनकम में। किसके इनकम में बताना? मिस्टर एम के इनकम में। इज इट क्लियर? तो ये बातें यहां के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बेनिफिट्स मान ले तो ये ट्रांसफर किया तो हो सकता है मिस्टर एस को बोला होगा कि तुम मेरी वाइफ को देख देख करना या उसका खर्चा उठाना, किसी भी तरह का बात हो सकता है, ठीक ना? किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट वो किसको हो रहा है? ये बेनिफिट जो हो रहा है ये आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या है बताना? लास्ट वाला क्लबिंग सेक्शन बताओ। सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 8 है ना? क्या है बताना? क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम assets transferred to person for the benefits of सेम है सन्स वाइफ, बस फर्क ये हो जाएगा तभी जो है एसएससी जो ट्रांसफर करता था वो अपनी वाइफ के लिए कर रहा था, हाँ कि नहीं? तभी जो ट्रांसफर करता था वो एसएससी क्या करता था? अपनी पत्नी के फायदे के लिए करता था, है ना? ये था क्या चीज के लिए बताना? ये था सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 7। अच्छा, सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 8 में एसएससी जो है आपका ट्रांसफर जो करेगा, ट्रांसफर यहां पे जो करेगा वो अपने बेटे, अपने पुत्र वधु के फायदे के लिए, है ना? बस यही फर्क होगा और कोई फर्क नहीं होगा। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में आया बताओ? क्लियर है? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पक्का? आज कितना तारीख है ये बता दो। तो आज के क्लास में क्या किन्हीं को कोई डाउट है? नहीं? तो ये क्लास जो है YouTube में भी अपलोड कर दिया जाएगा आज का क्लास, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा समस्या एराइज हुआ था, तो ये क्लास जो है आज YouTube में भी अपलोड कर दिया जाएगा और बाकी ऐप में तो चला ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कल खत्म हो जाएगा, कल स्टार्ट भी करेंगे, कल खत्म भी कर, जैसे आज क्लबिंग मेरा खत्म हो गया, ठीक है? तो आज के लिए ओके, थैंक यू आप सभी को।